का भी यूज फिजिक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। एक का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आप जब फिजिक्स के और क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अगर मैं वेक्टर की बात करूं, देखो वेक्टर सबसे पहले ये है कि वेक्टर जो होते हैं, कोई भी दो वेक्टर हमेशा जुड़ते हैं, कभी भी वेक्टर घटते नहीं हैं। दो या दो से अधिक जो भी वेक्टर तुम्हारे होंगे वो वेक्टर हमेशा जुड़ते हैं, वेक्टर कभी भी घटते नहीं हैं। जैसे अब कुछ टाइप के वेक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं, उनका मैं बता देता हूं आपको। जैसे एक हो गया तुम्हारा पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है सर? सबसे पहले तो तुम वेक्टर के बारे में सुनो, वेक्टर क्या होता है। देखो वेक्टर का मतलब है अगर कहीं पर भी तुम्हें ऐसे तीर दिखे, एरो दिखे, एरो का सर ये होता है, इसे हम बोलते हैं हेड और इसे हम बोलते हैं टेल, ठीक है। एक हेड टेल, देखो एरो का ऐसे तो टेल होता है, इसे बोलते हैं हम लोग हेड और इसे बोलेंगे हम लोग टेल। जो वेक्टर होता है वो बेसिकली डायरेक्शन को मेंशन करता है, डायरेक्शन को दिखाता है, समझे। जिधर भी ये हेड होगा इसका मतलब वेक्टर उधर जा रहा है, उधर ही तो वेक्टर जा रहा है, यानी कि एरो किधर जा रहा है, जिधर उसका क्या होगा, हेड होगा। टेल होगा, टेल कहाँ होता है, पीछे होता है, टेल हमेशा एरो के क्या होगी, पीछे होगी। अब वेक्टर को जब हम लोग सिंबल जब हम डिनोट करते हैं तो कुछ स्टेप्स, जैसे ए वेक्टर हो गया, इसे ऐसे डिनोट कर दिया। मान लो कहीं पर बी वेक्टर लिखा हुआ है, इसे ऐसे डिनोट कर लिया। मान लो कहीं सी वेक्टर लिखा है, उसे ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। ए बी सी ऐसे वेक्टर को डिनोट कर देते हैं। अब हम लोग अगर जानते हैं, इस वेक्टर की बाद में बात करूंगा, अगर हम लोग जानते हैं सर एक डायरेक्शन मेरी एक्स होती है, एक डायरेक्शन मेरी वाई होती है और एक डायरेक्शन मेरी क्या होती है, जेड। सर जो एक्स डायरेक्शन होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, आई। जो बाई डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जे। जो जेड डायरेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, के। सर ये एक्स, ये बाई, ये जेड, ठीक है। तो आई जे के से हम लोग ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं या ऐसे हम इसे लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। अब जरा समझो, जैसे मान लो अगर कहीं पर, देखो हम वेक्टर्स का तरीका कैसे बताते हैं कि कोई भी वेक्टर किस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे कहा मेरे पास में डायरेक्शंस हैं, कैसी डायरेक्शन, देखो ये मान लो एक्स हो गई, ये क्या हो गई, एक्स, ये क्या हो गई सर, वाई हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, जेड, ये पेन से मैंने ऐसे जेड दिखा दिया, ठीक है। एक्स बाई, तो इसे क्या कर दिया मैंने, जेड। तीन डायरेक्शन होती है और तीनों डायरेक्शन तुम्हारे कोर्स में, तीनों डायरेक्शन क्या होती है एक दूसरे से 90 डिग्री। ये इससे कितना एंगल बना रही है, 90। ये इससे कितना बना रही है, 90। ये भी क्या बना रही है, 90, यही तो बना रही है। अब मैंने क्या किया, अगर मैंने एक वेक्टर यहाँ लगा दिया, देखो ये एक वेक्टर मैंने देखो यहाँ लगा दिया, ये वेक्टर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। कोई भी वेक्टर लिया मैंने, सर मैंने कहा ये तीनों देखो 90 90 90 हैं, मैंने एक वेक्टर अगर यहाँ लगा दिया, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं इस पर तो यहाँ काटेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं यहाँ काटेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं यहाँ काटेगा। मान लो सर इसने x को परपेंडिकुलर मैंने डाला, x को इसने यहाँ काटा, तो ये क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ काटेगा कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा, y। यहाँ काटेगा कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा, z। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर मान लो सर मेरा वेक्टर ये इधर ना हो, क्योंकि अभी ये वेक्टर x डायरेक्शन में भी है, y में भी है और किसमें है, z में। अगर ये वेक्टर इधर ना होके ये वेक्टर अगर इधर हो जाए, मान लो इधर हो जाए, इधर यहाँ पर है, तो मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ से यहाँ पर डालूंगा तो ये x को काट रहा है, यहाँ पर डालूंगा तो ये y को काट रहा है। लेकिन अगर ये x और y प्लेन में है, प्लेन का मतलब है यहाँ पर ऐसे सीधे है, देखो x और y प्लेन में है, तो अगर मैं यहाँ से z पर डालूंगा तो क्या ये जीरो पे ही तो काटेगा। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर कहाँ काट रहा है, जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर मेरा x y प्लेन में है तो z कंपोनेंट उसका क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। अगर मान लो मेरा जो वेक्टर है ना वो y कंपोनेंट में सिर्फ ऐसे खड़ा हुआ है, कहती है y के कंडर में, ठीक है। तो मान लो अगर ये y के ऐसे है तो देखो ये y को कहीं ना कहीं काट रहा है, ये कंपोनेंट कौन सा हो गया इसका, y। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूं, इसके कोने से, इसके ऊपर वाले सिरे से, तो यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो बेसिकली ये किसे काटेगा, जीरो को। इस पे भी डालूंगा तो ये किसको काटेगा, जीरो पर। यानी कि ये जो वेक्टर है वो सिर्फ किस में है, y में, सिर्फ किस में है, y कंपोनेंट में ये वेक्टर है। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ इसको जरा समझो। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास में एक कोई वेक्टर है, ये वेक्टर मैंने मान लिया a है,
क्या है ए। सर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर जब वेक्टर को डाला यहाँ पर तो उसने यहाँ एक्स को काटा, जितनी दूरी काटा उसे क्या बोला मैंने ए एक्स। यहाँ से डाला इसने किसको काटा वाई को, जितनी दूरी काटा उसे क्या बोला मैंने ए वाई। यहाँ से अब मैंने किस पर डाला जेड पर, तो जेड पर कहीं ना कहीं काटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो ए जेड, ए जेड। तो अगर मैं इस ए वेक्टर को लिखूंगा तो ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा सर, देखो ए एक्स आई, ए एक्स वाई के टर्म में क्या है ए वाई जे, जेड के टर्म में क्या है ए जेड के। ठीक है, ये मेरा कौन सा वेक्टर हो गया ए वेक्टर, कुछ ना कुछ मेरा कौन सा वेक्टर हो गया ए वेक्टर हो गया। सही है, तो ए वेक्टर क्या आया ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। ठीक है, ये मेरे वेक्टर्स आ गए, ये मेरा वेक्टर आ गया। ठीक है, अब जरा सोचो, मैंने कहा अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है, मान लो आर वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j, 2i प्लस, इसका मतलब क्या है ये x कंपोनेंट को कितने पर काट रहा है और y को कितने पर काट रहा है और z को 0 पर, यानी कि ये वेक्टर कौन से कंपोनेंट में है, सिर्फ x और z कंपोनेंट में ये नहीं है। लेकिन अगर समझ लो यहाँ पर सर जी j की जगह क्या होता k होता, अगर j की जगह k होता तो मैं कैसे कहता, तो मैं कहता ये कौन से कंपोनेंट में x में और z में, x में और y कंपोनेंट में नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग वेक्टर्स को बताते हैं या वेक्टर्स को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अभी मैं इसकी मैग्नीट्यूड पे भी बात करूंगा, आगे भी बहुत सारी बातें आएंगी। अब देखो अगर मैं वेक्टर के बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे, हम लोग वेक्टर के बारे में बात कर ही रहे हैं, अब तुम समझना सर पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है। पैरेलल वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर इधर है और दूसरा भी वेक्टर क्या हो सेम डायरेक्शन में हो, तो दोनों क्या होंगे पैरेलल वेक्टर। कैसे होंगे पैरेलल वेक्टर। सर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं पैरेलल। अब दूसरा समझना बेटा, एक होता है इक्वल वेक्टर, क्या होता है इक्वल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर का मतलब समझना, पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। सर पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर, सर इक्वल वेक्टर का भी मतलब यही है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों कैसी डायरेक्शन में हो सेम। तो फिर पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में अंतर क्या है, अंतर ये है पैरेलल वेक्टर में जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जरूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या होगी सेम। इक्वल वेक्टर में उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगी सेम। ठीक है, इक्वल वेक्टर में बोथ, बोथ का मतलब क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन दोनों क्या होंगी सेम होंगी, दोनों क्या होंगी सेम। पैरेलल वेक्टर में क्या है, पैरेलल वेक्टर में बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी सेम। डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी बताएंगे, मैग्नीट्यूड में भी सेम हो सकता है, सेम हो, मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो, लेकिन डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी सेम रहेगी। अब सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने कहा मान लो ए वेक्टर कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या i प्लस 3j, मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो k और मान लो सर, मान लो माइनस क्या कर दिया मैंने k कर दिया। सही है, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूंगा, अगर हम लोग इस वेक्टर की बात करें, अब जरा देखना सर ऐसा है, अगर मैं इस वेक्टर के, ये तो मेरा वेक्टर हो गया, ये मेरी कौन सी टर्मिनोलॉजी हो गई वेक्टर टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, देखो वेक्टर के मैग्नीट्यूड कर दिया, मैग्नीट्यूड का मतलब है दोनों की तरफ क्या लगा दो मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट लिखा, अंडर रूट लगाया, आई के आगे कुछ नहीं है तो क्या है एक है तो 1 का स्क्वायर, जे के आगे कुछ नहीं है तो के आगे कुछ नहीं है तो -1 है, क्या है -1, कुछ नहीं है तो क्या है -1। अब जरा देखो 1 का तो 1 हो गया, 3 का 9, यहाँ क्या आया, ये क्या हो गया अंडर रूट 11, ये क्या आया इसका मैग्नीट्यूड, क्या आया मैग्नीट्यूड आया। बात समझ आ रही है, ये इसका मैग्नीट्यूड आया, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड है, किसी भी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये आ जाए, मुझे बताओ, तुम बोले डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, इसमें भी डायरेक्शन क्या होती है, सेम, इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा सेम, इसमें मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मे बी सेम हो सकता है, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे बताओ, एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, एवरी इक्वल वेक्टर क्या पैरेलल वेक्टर होगा? 100% होगा। क्यों? देखो, अगर इक्वल वेक्टर है तो डायरेक्शन तो सेम होनी है और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और इसमें मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, बात समझ में आ रही है? इसमें मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, बट एवरी पैरेलल मतलब हर एक पैरेलल वेक्टर क्या इक्वल वेक्टर होगा? नहीं। कौन सा नहीं होगा? जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, वो तुम्हारा वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होगा। उसके बाद में आता है तुम्हारा एंटी पैरेलल वेक्टर, उसके बाद में आएगा एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर समझो सर, अगर ए वेक्टर मेरा इधर है तो बी वेक्टर इसके जस्ट क्या हो, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो ये इधर है, ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं, और दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 180 डिग्री। कैसे बना रहे हैं? 180 डिग्री। इसमें क्या है सर? एंटी पैरेलल, ये एक दूसरे से देखो एंटी पैरेलल है, कैसे हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो एक दूसरे से ये डायरेक्शन दोनों की क्या हूं? उल्टी हूं। अगर दोनों की डायरेक्शन उल्टी होंगी तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे सर? एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, एक दूसरे से एंटी इक्वल एंगल। उसके बाद में जैसे और है तुम्हारा नल वेक्टर, ध्यान करना सर, नल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, हाँ 0 हो। विच वेक्टर हैव 0 मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। जैसे मैंने कोई वेक्टर ले लिया, वो वेक्टर क्या है? 0i प्लस 0j, यहाँ भी 0 और यहाँ भी, कौन सा कहलाएगा? नल वेक्टर। यह दूसरी चीज बताओ मुझे, मैंने तुमसे कहा एट कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा? वहां पर 0 होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। क्या कहलाएगा? नल वेक्टर, ठीक है। वो कहलाता है तुम्हारा नल वेक्टर। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, कौन सा? यूनिट वेक्टर, ठीक। यूनिट वेक्टर में समझ लाना, सबसे पहले यूनिट वेक्टर को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? ऐसे कैप लगा के। कैसे करते हैं? कैप, ऐसे कैप लगा दी, इसके ऊपर कैप लगा दिया। यूनिट वेक्टर क्या है? वह वेक्टर विच वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसे सर इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ए वेक्टर है, इसे प्रदर्शित करते हैं ऊपर वेक्टर और नीचे क्या लगा दिया? मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? इसे कैसे दिखाते हैं? देखो, एक ऐप को ए वेक्टर और नीचे क्या लगा दिया? मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी बच्चों? ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे कोई क्वेश्चन मैंने तुमसे कहा, मान लो कोई क्वेश्चन मैंने कहा कि मेरे पास में एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर है i माइनस जे प्लस सी। ये मैंने कोई वेक्टर बोल दिया आपसे, ठीक है। मैंने तुमसे कहा इफ बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। किसकी वैल्यू बताओ मुझे? सी की वैल्यू। अब देखो सर, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं अंडर रूट, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 का, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? -1 का, इसके आगे कुछ नहीं है तो अरे सी नहीं है। और तुमने कहा ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो? 1। अंडर रूट क्या आया देखो? 1 + 1 + सी। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो 1 का तो 1 ही होगा, और यहाँ पर क्या हो गया? 2 + c²। अगर मैं इसको इधर लाऊं, इसको कहाँ लाऊं? इधर। इसको इधर लाऊंगा तो क्या बचेगा? -1 बराबर c²। ठीक है, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू बचेगी वो बचेगी -√1। और बेटा -√1 हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। सही है सर, कैसे? क्योंकि बेटा -1 की वैल्यू होती है आयोटा²। क्या होती है? आयोटा²। ध्यान रखना, आयोटा²। तो अगर मैं यहाँ पर c को लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ √1 × आयोटा का स्क्वायर। तो 1 का 1 रहेगा और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ आयोटा। क्या बचेगा? आयोटा। सही है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा होता है? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ रही है? तो इसको चाहे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन तुमसे आएगा। ऐसे ही तुमसे कोई क्वेश्चन मैंने मान लो, जैसे ये तुम्हें क्वेश्चन तो मैंने बता रखा है, ये क्वेश्चन बता दिया सर यूनिट वेक्टर मेरा ये है, चलो ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया गया, जैसे मैंने एक आर वेक्टर दे दिया 0.3i + 0.6j + rk। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा आर वेक्टर तुम्हारा क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है तुम्हारा? यूनिट वेक्टर। तो तुम्हें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की। अगर तुम्हें आर की वैल्यू, तो सर दिक्कत किस बात की है? अरे आर अपॉन मैग्नीट्यूड निकालो 0.3 का स्क्वायर + 0.6 का स्क्वायर + r²। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 1 के बराबर। ठीक है, 0.3 का हो गया 0.09, 0. क्या हो गया? 36 + r²। यही तो हो गया। अब मैंने दोनों तरफ क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी। अगर मैं दोनों तरफ सर स्क्वायरिंग करूंगा तो 1 का तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर ये जोड़ो तो 36 में 9 जोड़ गए तो कितना हो गया? बोलो। √47 √0.47 + r²। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अच्छा सॉरी 45 होगा, 45 होगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दी? स्क्वायरिंग। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो 1 बराबर 0.45 प्लस इसको इधर लाए तो 1 - 0.45 बराबर, तो r² की वैल्यू क्या आई? 0.55। तो r की वैल्यू क्या आ गई? √0.55। बात समझ में आई? यही तो r की वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई वेक्टर कैसा वेक्टर है? बोलो, यूनिट वेक्टर है। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर क्वेश्चन कोई इस टाइप से आ जाए, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन कोई इस टाइप से आ जाए कि बताओ, तुमसे वो कह दे, मान लो तुमसे उसने कहा मेरे पास में कोई एक वेक्टर है, समझे, p वेक्टर है, वो है i + 3j - k। लो ये है। ठीक है, ये कोई वेक्टर दे दिया। मैंने तुमसे कहा p वेक्टर को, इसको चेंज करना है, हमें चेंज करना है किसमें? यूनिट वेक्टर में। हमें इसे यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। ठीक है, अगर मैं इसे यूनिट वेक्टर में चेंज करूंगा तो देखो यूनिट वेक्टर में चेंज कैसे होगा। तो सर ये दिक्कत किस बात की है? सबसे पहले तो p वेक्टर करो। यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? ऊपर वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड, नीचे यही तो होता है। अब सबसे पहले तो मैं p मैग्नीट्यूड निकालूं सर। अगर p मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा? √ i के आगे कितना है? 1, फिर कितना है? 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 9 और -1 का क्या हो जाएगा? 1। क्या √11 आ गया सर? √ क्या आ गया? 11। अब मुझे क्या करना है सर? यहाँ रख दूं मैं। देखो p वेक्टर ऊपर वाला ऐसे ही लिख दो भाई, p वेक्टर ही तो था।
ये ऐसे ही लिख दिया, नीचे सबके क्या लगा दिया, √11। यही तुम्हारा क्या बन गया सर, यूनिट वेक्टर। अगर तुम चाहो तो इसको अलग अलग लिख दो, I/√11, 3j बटे √11, k बटे, ये तुम्हारा क्या आ गया, p यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो। देखो आ गया I/√11, 3j बटे √11 माइनस k बटे √11। सर ये तुम्हारा अगर तुम चाहो तो इस टाइप से यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, और तुम चाहो अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सर, पूरा √1 बटे √11 का स्क्वायर प्लस 3 बटे √11 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटे √11 का स्क्वायर। तो ऊपर भी 11 आ जाएंगे, नीचे भी क्या आ जाएंगे, 11। ठीक है, 11 से 11 काट के क्या आ जाएगा, 1। नहीं समझ में आया, देखो चलो बता देता हूँ मैं। सर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो देखो सोचना, इसके आगे ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है √11, तो √1 का तो 1 ही हो गया, √11 का क्या हो गया 11, यहाँ 3 है, 3 का क्या हो गया 9, √11 का 11, यहाँ पर -1 करूँगा ना, -1 का -1 बटे √11 है ना, तो -1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा √11 का 11। देखो ऊपर भी 11 और नीचे भी क्या आ जाएंगे 11, एलसीएम ले लो, और 11 से 11 कट के क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो अगर तुम चाहो तो किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, या इस टाइप से क्वेश्चन को बता सकते हो कि सर देखो क्वेश्चन ये ऐसे तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगर ये हो गया, इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरी चीज़ ये समझो, मैंने तुमसे कहा कि अगर मैं कभी भी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स देखा जाए, अगर तुम्हारा अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स को तुम्हें जोड़ना है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को अगर तुम्हें जोड़ना होगा, एक वेक्टर कोई मैंने ऐसे ले लिया, ये मेरा आ गया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर कोई मैंने ऐसे ले लिया, ये मेरा क्या हो गया बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर हो गया। अगर तुम कोई भी 2 वेक्टर्स को जोड़ोगे, ध्यान रखना एडिशन कब होता है, एडिशन कब होता है, एडिशन हमेशा तब होता है, जैसे एक बार तुम जरा खुद सोचो, अगर तुम्हें किसी से मेल मिलाप करना है, किसी से जोड़ करना है, तो जोड़ तुम्हारा कब होगा उस बंदे से। ठीक है, जब तुम उसके सर पे बैठोगे, नहीं, जब तुम उसका सर का अपना सर कहाँ रखोगे, उसके कदमों में, भाई तभी तो जोड़ होगा। अरे कोई ले लो, तुम्हारे चचा ले लो, ताऊ ले लो, कोई ले लो, ठीक है, तुम उनके सर पे बैठोगे कि तुम्हारा जोड़ हो पाएगा। जोड़ कब होगा, जब तुम अपना सर उनके कहाँ रखोगे, कदमों में, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है लल्ला ठीक है, यही तो कहेंगे। ठीक है, तभी तुम्हारा जोड़ हो पाएगा, तभी तुम्हारी वो तारीफ करेंगे। ठीक है, या कभी भी विपत्ति होती तभी तो तुम्हारे साथ होंगे। अब तुम उनके सर पे खड़े होकर नाचोगे, ठीक है, तो वो कहेंगे अरे यार बहुत बेकार का बंदा है, अगर कोई बात हो जाए बोले इससे दूर ही रहना, बच्चों से कहेगा दूर रहो, इनसे कभी पास मत आना। तो एडिशन का मतलब समझ जाओ, एडिशन तभी होता है जब हेड कहाँ हो, टेल में, हेड और टेल का, किसका होता है, हेड का और टेल का। हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर होता है हेड टू टेल, या फिर बोलो टेल टू हेड। ठीक है, हेड टू टेल होगा या टेल टू हेड होगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर, क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? हाँ, क्यों हो सकता है सर, क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका हेड, इसका क्या है टेल, तभी तो इसका एडिशन है। तो सर जी इन दोनों का एडिशन अब कैसे होगा? अरे इसका कॉर्नर से इसको मिला दो, तो यही एडिशन कहलाएगा। मान लो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस, बात समझ में आ रही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में कोई पी वेक्टर ये है, ठीक है, पी वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर है मेरे पास क्यू वेक्टर, क्या इन दोनों का एडिशन ये हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कदम इसके भी कदम है, ठीक है, तो इसके कदम किसी एक दूसरे के हेड में तो चिपकना चाहिए ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेल है। या फिर मैं तुमसे ये कहूँ मेरे पास कोई एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, मुझे बताओ क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, हेड है, तब भी तो इनका नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए बेटा एक रूल और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल
पैरेलल शिफ्टिंग, क्या बोल देते हैं हम लोग, पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग बताते हैं, उसके बाद में इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक होता है तुम्हारा पैरेलल शिफ्टिंग। अब सबसे पहले ये समझो कि पैरेलल शिफ्टिंग होती तो होती क्या है। पैरेलल शिफ्टिंग होता है किसी भी वेक्टर को, कोई वेक्टर मान लो, जैसे मेरा ये वेक्टर है कोई, ठीक है, मान लो मेरा आर वेक्टर ये है, इस वेक्टर को मैं ऐसे है बिना एंगल चेंज करे पैरेलली शिफ्ट कर दूं। पैरेलल का मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे लाऊं, यही तो हुआ, यही तो पैरेलल हुआ। देखो पैरेलल शिफ्टिंग कैसे होगा, इसको मैं कतई ऐसे ही लाऊं इतने ही पर, यही तो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा इधर आके, देखो तो ये पैरेलल हो गया। या फिर इसको पैरेलल कहाँ ले जाऊं, ऊपर ले गया, या इसको कहाँ ले आऊं, खींच के पीछे खींच के लाऊंगा तो बेटा ऐसे ही तो लाऊंगा, देखो ऐसे, बिल्कुल ऐसे, देखो पैरेलल ही तो है सर। या तो मैं इसे कहाँ ले जाऊं, आगे, तब भी कैसे गया, ये पैरेलल गया। बात समझ में आ रही है? बताओ, जितना एंगल यहाँ था उतना ही एंगल यहाँ है, हर जगह एंगल क्या है, सेम, एंगल क्या है, सेम। इस शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। ध्यान रखना, कैसे शिफ्टिंग है, पैरेलल। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है कि मेरे पास में कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का मैं एंगल चेंज ना करूं, और कैसे शिफ्ट करूं, पैरेलल शिफ्ट करूं। कैसे शिफ्ट करूं, पैरेलल। सर समझ में नहीं आया, एक बार बताओ बेटा। एक मेरे पास मान लो, देखो ये इसका हेड है, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये ऊपर की ओर है, ठीक है। अब मैं इसी मार्कर की एक छाया समझ लूँ, ठीक है, ये ऐसे फोटो खींचा मैंने, यहाँ रह गया। अब मैंने इसी मार्कर को ऐसे ले जाऊँ, तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब ही होता है एंगल क्या बनना, 0 डिग्री। तुमसे एक पूछी जाए, बताओ इस वॉल में, इस दीवार में और इस दीवार पे कितना एंगल बनना है एक दूसरे के बीच में, तो 0 डिग्री, क्योंकि ये इसके कैसे खड़ी है, पैरेलल खड़ी है, ठीक है, पैरेलल खड़ी है। अब बताओ इसी दीवार के ऊपर एक दीवार और चुन दी जाए ऊपर की ओर, तो वो भी इस दीवार से कितना एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री, ठीक है। इस दीवार के नीचे एक दीवार और चुन दी जाए, तो वो नीचे वाली दीवार इसके साथ कितना एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री, ठीक है। ये सारी शिफ्टिंग कैसे कहलाएंगी, पैरेलल शिफ्टिंग कहलाएंगी। तो वही है, एक वेक्टर कोई मेरा इधर था, इसको मैं उठा के इधर ले आया, पैरेलल हो गया। इसको उठा के इधर ले गया, पैरेलल हो गया। इसको उठा के पीछे ले गया, पैरेलल हो गया। इसको उठा के आगे ले गया, तब भी क्या हो गया, पैरेलल। सर ये जो शिफ्टिंग है ना मेरी, इस शिफ्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज, कुछ चीजें और ध्यान रखना है इसमें, क्या, नंबर 1 चीज ये है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू पैरेलल, बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर, एंगल कितना होता है उनके बीच में, हाँ ध्यान रखना, एंगल कितना होता है, पैरेलल। दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल याद रखो, एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है, ठीक है। और इन पैरेलल शिफ्टिंग एंड पैरेलल शिफ्टिंग में, इन पैरेलल शिफ्टिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आर नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होते, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही चेंज होती है डायरेक्शन। किसने कहा है ये बात सर जी, मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की बात करी, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग की। अब सर अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग की बात करी जाए, मेरी पैरेलल शिफ्टिंग की बात करी जाए, सोचो देखना जरा, जैसे मैंने तुमसे कहा सर मेरे पास कोई एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर मान लिया, दूसरा वेक्टर ये है, क्या मान लिया, बी वेक्टर, ठीक है। क्या इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं? अब कब जोड़ूं? तो सर जी पहले ये इसके क्या हो, या तो इसके कदम इसके सर पे हो, या इसका सर इसके कदमों पे हो, तभी तो पैरेलल शिफ्टिंग होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा सर पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं। पैरेलल शिफ्टिंग कैसे, देखो ये वेक्टर है, पहले मैं इसकी करके बता रहा हूं, फिर मैं इसकी बता दूंगा, तुम दोनों से कर सकते हो। इसको सर मैं ऐसे ही ले गया खींच के, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, कतई इतना ही एंगल बनाते हुए ये ले गया
देखो कतई ऐसी ले गया, ऐसी ले गया, ऐसी ले गया, ले गया, खींच के देखो, ये इसके क्या बना दिया, पैरेलल। ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब है ये भी क्या होगा, क्यों ले गया खींच के, क्योंकि सर जी अब देखो इसके कदम इसके कहाँ आ गए, आ गए, अब सर पे आ गए। अब सर जी ये जुड़ सकते हैं, हाँ अब जोड़ सकते हैं, अभी तो जुड़ के ये होंगे, अभी तो ये जुड़ के होंगे। ऐसे ही सर तुमने इसे तो जोड़ दिया, अगर मैं इसको यहीं रहने देता, मान लो जैसे ये थे मेरे, यही तो था अभी, ए वेक्टर ये था और इधर क्या था तुम्हारा, यही तो बी वेक्टर था, यही बी वेक्टर था, थोड़ा तिरछा बन गया है, ठीक है। अब सर जी अगर मैं इसको ना शिफ्ट करके इसे शिफ्ट करता तो इसको कैसे लाता, इसको पीछे ले जाता, इसे कहाँ ले जाता, पीछे। जब मैं इस वेक्टर को पीछे ले जाता, क्या ये वेक्टर यहाँ आता, यहीं तो आता, देखो इसको पैरेलल पीछे ले जाऊँ, धीरे 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 पीछे, यहीं तो आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो इसके सर, इसके कदम इसके कहाँ आ गए, सर पर। तो क्या अब इन दोनों, अब ये वेक्टर इधर ना आके कहाँ रह, कहाँ आ गया, पीछे आ गया, ये वेक्टर इधर ना आके कहाँ आ गया, पीछे, पीछे आ गया। क्या अब सही है, हाँ ठीक है सर जी। अब भी क्या होगा, अब भी तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा, तो अब तुम्हारा ये एडिशन हो जाएगा, पहले तुम्हारा एडिशन ये था, अब एडिशन ऐसे हो सकता है, समझ में आ रहा है, ऐसे एडिशन हो सकता है, ठीक है। एक तरीका और देखो, अगर मैं तुमको कहूँ कि मान लो मेरे पास में कोई एक वेक्टर, सर एक वेक्टर ये वेक्टर मान लो ए वेक्टर और ये वेक्टर मान लो, क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है, नहीं, ठीक है। अब किसी एक की शिफ्टिंग करो, किसी एक की क्या करो, शिफ्टिंग। बताओ महाराज किसकी शिफ्टिंग करें, जिसकी करो उसकी शिफ्टिंग कर दूंगा मैं, बोलो। एक ही शिफ्टिंग करो, तो सर एक ही शिफ्टिंग करूंगा तो सबसे पहले देखो मैं इसे पीछे ले जाऊंगा तो ये कभी तो मिल नहीं पाएंगे, मैं इसे कहाँ ले जाऊं, अगर आगे ले जाऊंगा तो इस वेक्टर को क्या मैं ऐसे आगे ले गया सर, आगे ले गया तो यही मेरा क्या हो गया, ए वेक्टर, यही तो हो गया सर। इसका सर इसके कहाँ आ गया, पूंछ, पूंछी तो आ गई। अब सर इन दोनों को मैं मिला दूं, ठीक है। अब ये एडिशन होगा ए वेक्टर का और किसका वेक्टर का, बी वेक्टर का। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का एडिशन अब ये हो गया, ठीक है। एडिशन हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एडिशन की बात और आएगी, उसके साथ में एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद अब अगर मैं बात करूं बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर हैं। तो एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये एक दूसरे से कितने जुदा हैं, कैसे निकालेंगे, जब दोनों को, हाँ जैसे कहते हैं दोनों को कैसे करें, जब हम दोनों को सर सर से रखें और पैर पैर से रखें, तभी तो पता चलता है। अगर दूसरे बंदे ने सर दूसरे के पैरों पे रख दिया तो वो उसका मुरीद हो गया, यानी कि वे दोनों क्या हो गए, एक हो गए, दोनों क्या हो गए, एक हो गए। तो कब पता चलता है, जब दोनों आमने सामने कतई टक्कर की लड़ाई हो, हैं वो कतई सर पे रहे और वो पैरों पे बिल्कुल पैरों पे रहे, ठीक है। बोले पैर से नाप ले, बोले पैर से नाप ले। तो हमेशा एंगल बिटवीन टू वेक्टर तभी होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हों, दो वेक्टर एक दूसरे से कैसे हों, या तो टेल टू टेल हों या फिर हेड टू हेड हों, ठीक है। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर तभी होगा या तो हेड टू हेड होगा या फिर, हाँ ध्यान रखना, टेल टू टेल होगा, तभी दो वेक्टर्स का हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। दो वेक्टर जुड़ेंगे कब, जब हेड टू टेल हो या टेल टू हेड हो। दो वेक्टर के बीच का एंगल कब निकलेगा, जब हेड टू हेड हो या फिर टेल टू टेल हो। अब देखो सर ये वेक्टर हो गया मेरा ए वेक्टर, ये वेक्टर मेरा हो गया बी वेक्टर। अब जरा सोचना सर इन दोनों के बीच का क्या एंगल ये हो गया, बिल्कुल हो गया सर। क्यों हो गया, क्योंकि सर जी ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, टेल टू टेल, बिल्कुल सही है सर, यही तो एंगल होगा दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ एक बार देखो, अगर मैंने कहा मेरे पास कोई एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, क्या उन दोनों के बीच में ये एंगल होगा, इन दोनों के बीच में क्या ये एंगल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एंगल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हेड टू हेड या फिर टेल टू। अब क्या करें सर जी? तो करना कुछ नहीं है, खाली इनको क्या करो, शिफ्टिंग तो करो। क्या करो? शिफ्टिंग। अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूं तो ये वेक्टर कहाँ पहुंच जाएगा? आगे पहुंच गया। अब यही तो होगा इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो पूरा क्या होता है सर? 180। ये क्या हो गया? थीटा। तो ये क्या आया? 180 माइनस, बात समझ में आ रही है? 180 माइनस थीटा। तो कुछ चीज़ें तुमको इसमें याद रखनी है। क्या? नोट करके सबसे पहले क्या याद रखना है? याद रखना है यदि दो वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं है, अगर हेड टू हेड या टेल टू टेल है तो यही एंगल हो गया थीटा। मान लो यदि दो वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं है तो उनके बीच का जो एंगल होगा, पहले एंगल कितना था? थीटा। अब कितना होगा? 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग क्या कहें, हम लोग कहें यदि दो वेक्टर एक दूसरे से हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल नहीं है, तो उनके बीच का जो कोण होगा ना, पहले कितना था? थीटा। तो अब कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है? अब कितना होगा? 180 माइनस थीटा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मान लो कोई भी दो वेक्टर, ठीक है, उनके बीच का कोण या तो 0 होगा या 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सर समझ में नहीं आया, कैसी बातें कर रहे हो? इधर देखो, ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण यही तो होगा। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये 180 से क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? 180 कब होगा? सर 180 होगा यदि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर आ जाए, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हमको क्या याद रखना है? हमको पहली चीज़ तो ये याद रखनी है, दूसरी चीज़ यह याद रखनी है कि दो वेक्टर्स के बीच का कोण कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? कोण किसके बीच में रहेगा? या तो तुम्हारा 0 डिग्री से ज़्यादा या क्या रहेगा? बराबर, या 180 डिग्री से कम या फिर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है बेटा? देखो 0 डिग्री कब रहेगा? जब ए वेक्टर भी इधर ही है और बी वेक्टर भी। 180 कब होगा? जब ए वेक्टर इधर हो और बी वेक्टर अपोजिट हो। ठीक है? तो दो वेक्टर्स के बीच में कभी भी कोण 180 से ज़्यादा नहीं होगा। सही है? ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए, ये चीज़ तुमको याद करनी है। हाँ, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। सिंपल सा चीज़ है सर, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ी है, हमने कहा था बच्चों, मान लो कोई एक वेक्टर इधर हो, दूसरी चीज़ इधर हो, दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा? बीच में। क्या होगा सर? रिजल्टेंट बीच में क्यों हुआ? रिजल्टेंट क्या होता है? जोड़। रिजल्टेंट क्या होता है? अरे जोड़ी तो होता है। रिजल्टेंट क्या होता है? जोड़। लेकिन अगर मैं यहां देखूं सर, तो सर रिजल्टेंट बीच में क्यों कहा है तुमने? रिजल्टेंट तो इसको कहो, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जोड़ ही नहीं सकते, ये अभी नहीं जोड़ सकते। मतलब ये अभी नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्यों नहीं जोड़ेंगे? हाँ, क्योंकि ये टेल टू टेल हैं। तो इसको मैं खिसका के इधर लाऊं, देखो इधर ही तो लाऊं। अब देखो जुड़ गए, तो यही तो जोड़ है मेरा। यही क्या है? अभी दोनों के बीच में क्या है कोण? 90 डिग्री। अगर मान लो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में
अभी जो एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री का तो तुम पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। अगर मैंने तुमसे कहा कोई दो वेक्टर हो, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, क्या इन दोनों का जो एडिशन होगा, तो इन दोनों का एडिशन वो कहाँ होगा सर, बोलो, क्या बीच में होगा? कहाँ होगा? बीच में। क्यों किया सर? सबसे पहले ये दोनों जुड़ ही नहीं सकते, जुड़ेंगे तो पैरेलल शिफ्टिंग करूं इसकी, क्या करूं? देखो पहुंच गया, बी वेक्टर कहां पहुंच गया। अब मैं इन दोनों को क्या करूं? जोड़ूं, तो इन दोनों का जोड़ फिर यही तो आएगा, देखो आ गया। अब जरा सोचना, मैंने कहा सर ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। इन यहां पर अगर एंगल थीटा है, अब बताओ इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा ही है। क्यों? क्योंकि सर देखो एंगल तो हम ऐसे देखते हैं ना, कैसे देखेंगे? हेड टू हेड या टेल टू, तो जितना एंगल ये है और इसकी अगर पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, क्या उतना ही एंगल ये भी तो होगा? अरे पैरेलल शिफ्टिंग तो ही है। अगर मैं इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ूं, यहां पर क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। अब तुम जरा बताओ सर जी ऐसा है, अगर ये बी वेक्टर को, यही तो बी वेक्टर है, और मैंने कहा था किसी वेक्टर को थीटा की तरफ ले जाऊं, इसको उठा के अगर इधर लाऊंगा तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी? बोलो, बी कॉस थीटा। और बी वेक्टर को अगर इधर ले जाऊंगा तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी? यहां से यहां तक कितना है? ए। तो ये दूरी क्या हो गई? ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये दूरी क्या हो गई? बी साइन थीटा। ये एंगल कितना है सर? 90 डिग्री। ठीक है। अब ये क्या है? रिजल्टेंट। ये क्या है? तो अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आर स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेनियस, इजिकल टू बेस क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा का प्लस बी साइन थीटा का। अब देखो अगर मैं इन दोनों को खोलूं और सॉल्व करूं, ठीक है, तो मेरा जो आर का फार्मूला आता है या आर स्क्वायर बराबर वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, बात समझ में आ रही है? क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कोई भी दो वेक्टर हो, उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या दे रखा हो मुझे? थीटा। क्या दे रखा हो? और मैं तुमसे पूछूं बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। और ये ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना बताया था ना अभी। ये क्या है? ए और बी मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा क्या है? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ए और बी वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल। अब तुम मुझे बताओ सर यदि मैं इधर देखूं, अगर मैं ये कहूं ये क्या है? रिजल्टेंट। ये क्या है? ए वेक्टर। इन दोनों के बीच का कोई एंगल मैंने मान लिया अल्फा। मान लो क्या मान लिया? अगर मैंने ये अल्फा मान लिया और मैं यहां पर कहूं बताओ tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई, tan अल्फा निकालना मैंने। tan थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है सर? बोलो, बी साइन थीटा। और बेस कितना निकल के आया था सर? ए प्लस बी कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला हो गया? tan थीटा का। तो tan थीटा हो गया बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये हो गया। अब जरा सर जी मैं इसी को ही थोड़ा और चेंजमेंट करें और इस पे ही थोड़े और क्वेश्चंस की बरसात करें हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे किस टाइप से और आ सकते हैं, किस टाइप से कर सकते हैं। अब तुम देखो, कतई सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, इधर देखो। सबसे पहले मान लो पाकिस्तानी पीएम का डायलॉग है। देखो, एक वेक्टर है मेरा P, एक वेक्टर है मेरा Q वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया मेरा? थीटा एंगल हो गया इन दोनों के बीच में।
अब हम लोग, एक वेक्टर मेरा p है, एक वेक्टर क्या है q, इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में ले लिया, क्या ले लिया r वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हें ये सोचना है ये एंगल क्या होगा। मान लो ये मैंने अल्फा ले लिया, ये मैंने क्या मान दिया, ये मैंने क्या बता दिया बीटा। अगर तुमसे कहा जाए एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड p वेक्टर, रिजल्टेंट और p वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो सीधे एक तरीका याद रखो। सबसे पहले एंगल लिखना tan में, किस में लिखना tan अल्फा पूछा गया, इसके बीच में क्या दिया है अल्फा, तो tan अल्फा। अब तुम्हें पता है tan क्या होता है, तुमको पता है साइन बटे, बोलो कॉस होता है, साइन बटे क्या होता है कॉस। ये पूरा एंगल p और q के बीच में कितना है थीटा, तो इधर भी थीटा और इधर भी ले लिया। अब देखो सर p और r से दूर कौन है, देखो यही तो पूछा गया अल्फा, ये वाला अल्फा, ठीक है। इससे दूर कौन है q, तो इधर भी q और इधर भी, और पास कौन है p, तो नीचे क्या करा सिर्फ p किया। नहीं समझ में आया, दोबारा फिर देखो अब मैंने देखो इन दोनों के बीच में एंगल क्या दे रखा है बीटा, तो सबसे पहले क्या देखो सर tan बीटा। सर tan का मतलब ही होता है साइन अपॉन कॉस। देखो p और q पूरे के बीच में एंगल कितना है सर, तो थीटा और कर दिया। अब देखो सर मेरे बीटा क्या है, बीटा, अरे यही तो बीटा है सर। इससे दूर कौन है p, दूर कौन है। अब देखो ये दोनों, ये एंगल इन्हीं दोनों से तो मिल रहा है p से और r से, दूर किससे है p से। जिससे दूर होता है उसे पहले लिखा, और जिसके पास है, किसके पास है q के, q लिखा इधर। बात समझ में आ गई। ऐसे हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का क्या निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है, एंगल किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का निकाल लेते हैं। दूसरी चीज समझो, मैंने तुमसे कहा कि सर a और b वेक्टर के बीच का तुमने एंगल निकालवाना बता दिया, ठीक है। अब जरा सोचो, एक वेक्टर, मैंने कहा मान लो एक वेक्टर a वेक्टर है, और ये वेक्टर तुम बोले सर कौन सा वेक्टर है b वेक्टर, यही तो है सर। इन दोनों के बीच में यदि एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट यही तो हुआ, ये हुआ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होगा सर, a वेक्टर प्लस ये होगा। लेकिन यदि तुमसे कहा जाए कि बताओ रिजल्टेंट a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर और माइनस, तो तुम्हें पता है अगर तुम इसे लिखना चाहो a वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं, देखो a वेक्टर प्लस अंदर माइनस b वेक्टर। अब देखो सर b वेक्टर यही तो b वेक्टर है, a वेक्टर ये है, लेकिन यहां पर क्या वेक्टर आया है माइनस। का मतलब क्या है, इसका जस्ट क्या कर दो अपोजिट, इसका अपोजिट यही तो आया, इसका जस्ट अपोजिट कहां है ये, तो क्या यही b वेक्टर हुआ, यही क्या हुआ b वेक्टर माइनस का, वो भी किसका भाई प्लस इधर है तो माइनस। क्या इन दोनों वेक्टर्स को मैं जोड़ सकता हूं, नहीं, क्यों नहीं जोड़ सकता, हाँ क्या करूं पैरेलल शिफ्टिंग, क्या करूं सर। जब मैं इसे पैरेलल शिफ्टिंग मैंने करा तो क्या ये वेक्टर इधर आया, इधर आया माइनस b वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ सकता हूं, हाँ सर। तो सर इसका पैर और इसका सर, क्या यही तो जोड़ा, यही तो जोड़ा। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं बताओ a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच में कोण कितना है, एंगल कितना है सर, ये थीटा है, अरे यही तो एंगल होगा दोनों के बीच। दोनों कैसे जुड़े हुए हैं सर, और ये भी कैसे जुड़े हुए हैं, वो पैर और पैर, पैर और पैर। क्या ये वाला होगा, नहीं ये वाला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये सिर और पैर है, सही है। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पैर पैर या सिर सिर, और जोड़ने के लिए सिर पैर या पैर सिर। बात समझ आ रही है। तो पूरा एंगल 180 था, ये थीटा गया तो क्या बचा 180 माइनस, तो कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं, रिजल्टेंट का फार्मूला होता था, तुम बोले अंडर रूट a स्क्वायर, बोले ठीक है, b स्क्वायर, बोले ठीक है, प्लस 2ab, एंगल कितना होता था cos 100। लेकिन अब cos 180 की वैल्यू अगर मैं रखूंगा
ठीक है, क्या होता है -1, क्या होती है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2ab, क्या आ जाएगा, ये कौन सा रिजल्टेंट है, ध्यान रखना, ये कौन सा रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है a वेक्टर माइनस b वेक्टर या a वेक्टर माइनस, ये कौन सा, जो इससे पहले जो ये प्लस होता था और यहां पर थीटा होता था, सॉरी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये हो गया, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ए बी सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। बेटा एंगल क्या होता था, कॉस थीटा होता था, लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या रखा जाएगा, 180 माइनस थीटा। और तुम्हें पता है 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, तो माइनस ऐसे ही लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया, कॉस थीटा। तो ये होता है, ये रिजल्टेंट का फार्मूला तब लगेगा जब ए वेक्टर क्या हो, माइनस बी वेक्टर हो। जब ए प्लस बी हो तो क्या लगता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब सर जी देखो, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, मैंने कहा वेक्टर से वैसे भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। लेकिन अब तुम जरा एक बात सोचो, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हों, पैरेलल हों, पैरेलल होंगे तो सब तुम बोले एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। मुझे बताओ रिजल्टेंट का फार्मूला क्या लगेगा सर, a², क्या लगेगा, a² या √ लगा दो चलो, प्लस b² प्लस 2ab, एंगल क्या है 0, एंगल क्या है 0, तो यही तो cos 0 हो गया। सर cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, तो √a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि सर ये पूरा क्या हो गया बोलो, a² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर से क्या गया √ यानी कि a प्लस b, यही तो रिजल्टेंट आया मेरा। यदि दो वेक्टर एक दूसरे को कैसे हों, पैरेलल, तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और सोचो, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है, मैं तुमसे कहूं इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों तो एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री बनेगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √ cos 90। cos 90 क्या होता है 0, तो सिर्फ क्या बचा बोलो, √ a² प्लस, यही तो रिजल्टेंट आएगा। यदि मैं कहूं दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो, एंटी पैरेलल, कैसे हो, एंटी पैरेलल। सर एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा बोलो, यहां पर मैंने लिख दिया एंटी पैरेलल। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो एंगल कितना बनाएंगे सर, 180, तो यहां पर क्या एंगल आ जाएगा 180, cos 180 क्या हो जाता है -1, तो यहां पर क्या आएगा माइनस, तो सर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या ये आ जाएगा। तो सर इससे पहले वाला किसके लिए था, पैरेलल के लिए, ये किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए, ये किसके लिए है, एंटी पैरेलल के लिए, सही है, एंटी पैरेलल के लिए। उसके बाद में उसके बाद में हमारा आता है बेटा डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर इधर दूसरे वेक्टर का क्या लगा दिया,
यहाँ पर क्या आ गया, डॉट। ठीक है सर, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि मान लो मेरा ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर मेरा, दोनों के बीच में एंगल क्या मान लिया। अगर बताओ मैं इस बी वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ लाऊं तो बी किस में चेंज हो जाएगा, बी इधर आके कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। ए वेक्टर तो मेरा ऐसे ही रहा, लेकिन बी वेक्टर जो मेरा हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। किस में हो जाएगा, देखो मैंने कहा कोई भी चीज अगर थीटा की तरफ आती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉस थीटा में। तो ए वेक्टर ऐसे ही, ए मैग्नीट्यूड ऐसे ही, बी जब थीटा की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा। सर अगर मैं यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू लूं तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बात समझ में आ रही है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं, देखो मैं तुमसे ये कहूं, यदि सर जी मेरा ये फार्मूला हो गया, ठीक है, अगर मुझे बताओ ए और बी वेक्टर एक दूसरे के कैसे होते, परपेंडिकुलर। कैसे होते, परपेंडिकुलर। पहली चीज, इफ परपेंडिकुलर, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तो इसका मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। सोचो अगर मैं यहाँ 90 कर दूं तो cos 90 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0, cos 90 0, पूरी वैल्यू क्या हो गई। इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, 0 के बराबर। कब होगी, जब एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर। कैसे हो, तभी तो 0 होगी। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो सर 0 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अगर उसके बाद में मैंने तुमसे कहा यदि ये परपेंडिकुलर ना होके, परपेंडिकुलर ना होके अगर मान लो ये वेक्टर एक दूसरे के कैसे हों, पैरेलल हों। कैसे हों, पैरेलल। पैरेलल होंगे, अगर ईच अदर पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 0 डिग्री। कितनी होगी, 0। और तुम्हें पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, तो सर अगर मैं 1 रखूंगा तो यहां पर मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, यही तो आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो किसके आते हैं, परपेंडिकुलर के। ज्यादातर क्वेश्चन किसके पूछेगा, परपेंडिकुलर के क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी चीज सर जी, एक का क्वेश्चन कर लो तो अपन के बाद पल्ले आ पड़ जाए, थोड़ा समझ में आ जाए। सबसे पहले अभी हम जो लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ऐसा है, मैंने तुमसे कहा कि, चलो पूरा ही रफ करो, मैंने तुमसे कहा कि मान लो कोई मेरे पास में ए वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे माइनस ये वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं तुमसे इन दोनों वेक्टर को एडिशन पूछूं, क्या पूछूं, एडिशन करो, तो क्या करोगे, एडिशन कैसे करोगे, पहले ये लिखोगे प्लस ये लिखोगे। ठीक है, प्लस करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। देखो i के साथ i वाला जोड़ो तो 2 और 1 3i, कितना हो गया, इससे ये जोड़ो 0j, क्या बचेगा, अरे कट नहीं जाएंगे, ये भी कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा, 3i बचेगा। अगर तुमसे कभी भी ये कह दिया जाए दोनों वेक्टर को क्या करो, माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे, देखो पहले i प्लस जे प्लस माइनस, साथ में क्या आया 2i माइनस जे माइनस। अब जरा देखना बेटा, अगर मैं इसको माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस और ये भी माइनस माइनस। बात समझ में आ गई। आप सोचो सर, अगर i में से माइनस 2i घटाएंगे तो क्या बचेगा, j और j कितने हो जाएंगे, k और k कितने हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, यही तो बचेगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ, अगर अच्छा एक बात सोचो जरा, अगर मैं इन दोनों का तुमसे
मैग्नीट्यूड निकलवा दूं, क्या निकलवाऊं? तो सर मैग्नीट्यूड, अरे तो मैग्नीट्यूड में भेद थोड़ी नहीं है, अंडर रूट लगाओ, a माइनस बी तो ये आ ही गया है, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 और 1 9, क्या आया? अरे इसका मैग्नीट्यूड यही तो आया। बात समझ आ रही है? नहीं आया? पहले a माइनस बी निकाल लिया। अगर मैं तुमसे बाई चांस मैग्नीट्यूड पूछ लूँ a माइनस बी का, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले सर अंडर रूट, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, सबको जोड़ दिया, 9 का अंडर रूट आ गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, ऐसे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड के बाद में अगर मैं तुमसे ये कहूँ, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बिल्कुल सही। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकलवाऊँ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट सॉरी जे डॉट जे, पहले जे जे ले लो, ये भी 1 होगा, के डॉट के ये भी होगा 1, लेकिन आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, के डॉट आई जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेम सेम होंगे तो क्या होगा 1, अगर डिफरेंट हो गए तो क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये 0 हो जाता है। अब देखो अगर मैं सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, अरे डॉट प्रोडक्ट तो है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई के अगले वाला ये वाला, आई के अगले कुछ नहीं है 1, 2 1 कम बोलो 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो -1, 1 की -1 से गुणा करी, यहाँ पर भी गुणा करी, क्या आएगा? देखो के की के साथ करोगे तो क्या आएगा -1, क्या आएगा सर? दोनों को करा तो कितना आया? क्या आया? 0 और 0 आया, इसका मतलब क्या है? a डॉट बी 0 कब आता है? एक दूसरे के कैसे हों? परपेंडिकुलर हों। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर, या ये इसके कह दो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर इसकी गुणा तुमने इससे नहीं करी, अरे तो इसकी इससे करते तो आई डॉट जे कुछ भी होता, क्या होता? तो सिर्फ इतना याद रखो, तुम्हें आई के साथ वाली गुणा करनी है, जे के साथ वाली करनी है, के समझे? अब जैसे मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन दिया, मैंने तुमसे कहा मान लो कोई एल वेक्टर है मेरा 3i माइनस के जेड, माइनस ऐसे ले लो, माइनस एस के, ठीक है। एम वेक्टर कोई मेरा है 2i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। मैं तुमसे कहूँ इफ एल वेक्टर एंड एम वेक्टर क्या है? आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू, यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हों? परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है तुमको? एस की वैल्यू बताओ, कि बताओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यदि ये एक दूसरे के कैसे हों? परपेंडिकुलर होंगे तब, ठीक है। परपेंडिकुलर होंगे तो कितना हो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब जरा सोचो सर, अगर ये दोनों एक दूसरे के तो तुम सिंपल सी चीज जानते हो सर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 0। ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछेगा। बात समझ में आ रही है? तो सोचो सर ये कितना था? 3 था, ठीक है 3 था। सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, यानी कि एल वेक्टर डॉट 3 की 2 से 3 दूनी। सर यहाँ देखो, यहाँ तो के है, आई था आई है, क्या यहाँ जे है? नहीं है, तो मान लो कितना है? 0। बात समझ में आ रही है? तो 2 की किससे करो? क्या आएगा?
के की के से, तो माइनस एस है, यहाँ क्या है 3, प्लस का 3 है, इसकी गुणा करेंगे एस की जब इससे, तो क्या आएगा माइनस का हमारा, बोलो एस ये नहीं है, अरे के और के और के। अब देखो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तुम बोले अगर परपेंडिकुलर होगा तो किसके बराबर होगा 0 के। तो s की वैल्यू बेटा देखो कितनी आएगी 6/3 या फिर कितनी आ गई 2। बात समझ में आ रही है? तो s की वैल्यू जो मेरी आई वो कितनी आई 2। यदि दो वेक्टर एक दूसरे से कैसे दे रखे हैं, मेरे को परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो मेरा ऐसे करके इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो परपेंडिकुलर दे रखे होंगे तो मेरा ऐसे करके मैं आंसर इसका निकाल सकता हूँ। ठीक, उसके बाद में यदि तुमसे ये कहा गया क्वेश्चन में ये कहा गया, एक ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद में आता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे ए क्रॉस बी, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन, समझ में आ रही है, इंटू साइन थीटा। सही है। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि सर जी ये होता कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते कैसे हैं। तो जैसे मान लो कहीं तुम्हारा ए वेक्टर ये दिया हुआ है और बी वेक्टर तुम्हारा ये दिया हुआ है, जरा ध्यान करना है इसमें, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, बीच का एंगल कितना है थीटा, थीटा ही तो है। अब तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या करो, क्रॉस कैसे करोगे। तो देखो अगर क्रॉस कभी भी करना है तो सबसे पहले अपना राइट हैंड लेना। कौन सा हैंड, राइट हैंड, हाँ ठीक है, कभी भी राइट हैंड लेना। सर राइट हैंड लेने के बाद में अगर तुम्हें मान लो, अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले राइट हैंड लो, जो ये हथेली है इसको रखो पहले वाले की तरफ, पहला क्या है ए, तो ए की तरफ रखा, और मुड़ाना किधर है, मुझे बताओ। अगर मैं हथेली को ऐसे रखूंगा, क्या ऐसे मुड़ा सकता हूँ, ऐसे रखूंगा तभी तो मुड़ा सकता हूँ। तो ऐसे रखा, ऐसे मुड़ाया, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, मेरी डायरेक्शन, अंगूठा क्या दिखाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो ऊपर की ओर, कहाँ होगी, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर। सर ऐसे ही तो दिखाते हैं हम लोग। देखो अगर मैं इसी में तुमसे डायरेक्शन पूछता किसकी, बी क्रॉस ए तो रखता, तो सबसे पहले हाथ को ऐसे रखता किधर की तरफ, बी की तरफ, ऐसे रख दिया, मोड़ूंगा किधर, नीचे की साइड। अरे दूसरा क्या है ए, तो ऐसे ही तो मोड़ूंगा। मुझे बताओ अगर मैं ऐसे रख देता तो क्या मैं उंगलियां ऐसे मोड़ देता, नहीं, ऐसे रखा, ऐसे मोड़ा, कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो अंदर को कैसे शो करूंगा सर, ऐसे तो शो करूंगा। दूसरी चीज इसमें सर एक बात और याद रखना, हम लोग सबसे पहले ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाना, एक तरफ आई, फिर जे और फिर के। ठीक है, ध्यान रखना अगर आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस, हाँ ऐसे याद रखना, आई क्रॉस जे, तो आई और जे हो गया, तो कौन सा बचा, तो बराबर क्या हो जाएगा के। यदि जे क्रॉस क्या है के, तो जे के बाद क्या आया आई। अगर आई क्रॉस क्या है, सॉरी के क्रॉस क्या हो, तो क्या आएगा, देखो के क्रॉस आई क्या बचा। लेकिन यदि कभी भी के क्रॉस क्या हो, ठीक है, अब देखो अगर मैं के क्रॉस जे पहुंचूंगा तो बीच में एक पड़ गया, पड़ गया नहीं पड़ गया, देखो के क्रॉस कहां पहुंचा, जे पर, बीच में पड़ गया। अगर कोई चीज बीच में पड़ जाए तो उसे क्या लिखना, माइनस का, क्या लिखोगे, माइनस का। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ अगर मैं इसी में लिखूं सर आई क्रॉस की, आई क्रॉस, तो बीच में क्या पड़ा, जी, तो क्या लिखोगे, माइनस का, बात समझ में आ रही है, माइनस का जी। अब देखो अगर तुमसे कहा जाए जे क्रॉस
क्या होगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का k, ठीक, मेरा ये हो जाता है।